महानता में पैदा नहीं हुआ था, वह हानि, मौन और एक ऐसी दुनिया से गढ़ा गया था जिसने उसे कभी कोई विकल्प नहीं दिया। टूटी हुई सच्चाइयों का बोझ लिए आंखों में लिए और अपने आसपास की हवा को झुका देने वाली उपस्थिति के साथ, वह एक ऐसे रास्ते पर चलता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। न नायक, न खलनायक, केवल विनाश और पुनर्जन्म के बीच विद्यमान है। उसका हर कदम किसी टूटे हुए और किसी जागृति की गूंज छोड़ जाता है। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां शक्ति ही भाग्य का निर्धारण करती है। केवल एक अपवाद है, वह जो इसे फिर से लिखता है। सड़क अनंत थी, या कम से कम केल को ऐसा लगता था। डस्टवेल गांव से निकलने वाली यह मिट्टी की पगडंडी पहाड़ियों के बीच गुम हो जाती थी, और उसके बाद कुछ भी हो सकता था। वह 10 साल का था। उसकी झोली में 2 रोटियां थीं, एक पीतल का लोटा और एक पुराना चाकू जिसे उसके पिता धर्म ने विदाई के समय उसके हाथ में थमाया था। तेरे पास कुछ नहीं है, बेटा, धर्म ने कहा था। उसकी आंखें नम थी। लेकिन यह चाकू मेरे बाप का था, और उनके बाप का। इससे फल छिलते थे, रोटी काटते थे। अब तू इससे अपनी राह बनाना। केल ने चाकू को देखा, साधारण, थोड़ा जंग लगा, लेकिन गर्म। उसने उसे अपनी कमर में टांग लिया और बिना मुड़े देखे चल दिया, क्योंकि अगर वह मुड़ता तो शायद रुक जाता, और रुकना मौत थी। उस गांव में रहकर वह कभी कुछ नहीं बन सकता था। कोई लेवल 1 छूने वाला नहीं था। एसेंस की वहां कोई कीमत नहीं थी। केवल खेत, मवेशी और बूढ़ों की कहानियां। केल को एक और कहानी चाहिए थी, अपनी खुद की। वह चलता रहा। रात के सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज अजीब लग रही थी, जैसे कोई और उसके पीछे चल रहा हो। उसने 2 बार मुड़कर देखा। कोई नहीं था। डर लगता है, उसने खुद से कहा। लेकिन डर के बिना आदमी कभी दूर नहीं जाता। यह बात किसने कही थी? उसे याद नहीं। शायद उसकी माँ, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसकी परछाई हमेशा उसके साथ रहती थी। जब सूरज की पहली किरण पहाड़ी की चोटी पर लगी, तो केल रुक गया। उसने देखा, नीचे एक छोटा सा मंदिर था, जिसके चारों ओर धुआं उठ रहा था। पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद किए। गुरुजी विधान। केल ने उसके बारे में सुना था, एक उमक्कड़ कल्टीवेटर, जिसका लेवल कोई नहीं जानता था। कुछ कहते थे लेवल 3, कुछ कहते थे लेवल 5। कोई निश्चितता नहीं थी। लेकिन एक बात पक्की थी, उसने कभी किसी को ठुकराया नहीं था। केल ने सांस ली। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। वह मंदिर की ओर बढ़ा। विधान ने आंखें नहीं खोली, फिर भी बोला, तेरा साया तुझसे पहले आया, बच्चे। मैं समझ गया कि तू आएगा। केल घबराया नहीं। उसने घुटने टेक दिए। गुरुजी, मैं कल्टीवेट करना सीखना चाहता हूँ। सब सीखना चाहते हैं, लेकिन क्यों? केल चुप रहा। उसे सही जवाब नहीं पता था। वह झूठ बोल सकता था अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, लेकिन उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी झूठ पहचान लेगा। उसने सच कहा, मैं नहीं जानता। सिर्फ इतना पता है कि यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं बन सकता, और कुछ ना बनने से अच्छा है कि मैं मार जाऊं। विधान ने आंखें खोली। उनकी आंखें सफेद थी, जैसे अंदर ही अंदर बुझ चुकी हों। लेकिन फिर भी वे केल के अंदर देख रही थी। मौत से दोस्ती रखने वाला पहला शिष्य है तू। ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बात। बाकी तू खुद सीखेगा। केल का दिल तेज धड़का। वो क्या है, गुरुजी?
विधान ने अपनी उंगली उठाई और केल के माथे पर छुआ। गर्मी नहीं, आग, जैसे कोई तीर उसके दिमाग में घुस गया हो। केल चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। जब दर्द कम हुआ तो उसने देखा, अपने अंदर एक नस जैसे नदी, लेकिन खाली, बिल्कुल खाली। विधान ने कहा, ये तेरी एसेंस चैनल है, अभी खाली है। इसमें तुझे एसेंस भरनी है, बिना किसी क्रिस्टल के, बिना किसी हेल्प के, क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ खुद की इच्छा। केल ने अपनी हथेली देखी, उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन कैसे? वो तुझे ही ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ दरवाजा दिखा सकता हूँ, अंदर जाना तेरा काम है। विधान ने केल को मंदिर के पिछले हिस्से में एक कमरा दिया, 4 दीवारें, एक चटाई और एक छोटी सी खिड़की जिससे तारे दिखते थे। केल रात भर जागता रहा, अपनी खाली नस को महसूस करने की कोशिश करता रहा। कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह के करीब, जब उसकी आंखें लगने वाली थीं, उसने एक सपना देखा। एक लड़की, उसके जैसी ही उम्र, लंबे बाल, हंसती आंखें। वह एक पहाड़ी पर खड़ी थी और कह रही थी, इंतजार करूंगी, केल, वापस आना। वह आन्या थी। केल चौंक कर उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, बिना किसी कारण के। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन आसमान नीला पड़ने लगा था। उसने फिर से अपनी हथेली देखी और इस बार बहुत धीरे से उसे कुछ महसूस हुआ। गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, बस एक एहसास कि वहां कुछ है जहां कुछ नहीं था। विधान दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कहे ही जान लिया। उसकी सफेद आंखों में पहली बार एक चमक थी। शुरुआत हो गई, केल। अब रुकना नहीं। केल ने मुट्ठी बांधी। उसके अंदर कुछ जागा था। वह बहुत छोटा था, बहुत कमजोर था, बहुत अकेला था। लेकिन उसके पास अब एक राह थी और एक नाम जो उसे आगे खींच रहा था। आन्या। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाया। बस थोड़ा इंतजार कर। सुबह की धूप अभी मंदिर की दीवारों पर नहीं पड़ी थी, लेकिन केल पहले से जाग चुका था। उसने रात भर अपनी खाली एसेंस चैनल को महसूस करने की कोशिश की थी, बिना किसी सफलता के। गुरुजी विधान बाहर आंगन में बैठे थे, जैसे उन्हें पता था कि केल आएगा। आज से तू अपनी चैनल में एसेंस भरने की कोशिश करेगा, विधान ने कहा, बिना आंखें खोले। लेकिन पहले ये जानता चल, दर्द होगा, सिर्फ शैरा का नहीं। वो दर्द जो तुझे याद दिलाएगा कि तू क्या छोड़ कर आया है। केल ने घुटने टेक दिए। मैं तैयार हूं। विधान ने एक बार फिर अपनी उंगली केल के माथे पर रखी। इस बार कोई तेज दर्द नहीं था, बस एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई सुर जो कभी बजा था और अब लौट रहा हो। आंखें बंद कर। अपनी सांस को अंदर जाते हुए महसूस कर। और जब सांस अंदर जाए, तो सोच कि उसके साथ कुछ और भी अंदर आ रहा है। हवा नहीं, रोशनी नहीं, बल्कि वो खालीपन जो तेरे अंदर है। यूज भरने की इच्छा। केल ने आंखें बंद कर ली। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सांस, अंदर बाहर, अंदर बाहर। फिर बहुत धीरे से उसके सीने में एक गर्माहट फैली, जैसे कोई अंगारा धीमी आग से जल रहा हो। उसने उस गर्माहट को अपनी नस, चैनल की तरफ खींचने की कोशिश की। और तभी उसे आवाज सुनाई दी, बेटा, तू वापस आएगा ना? धर्म की आवाज। उसके पिता। बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन कहा था, जब केल गांव से निकल रहा था, आंखों में आंसू, हाथ में वह पुराना चाकू। केल की सांस रुक गई। उसकी आंखें खुलने लगी।
लेकिन विधान ने तुरंत कहा, आंखें मत खोल। दर्द को भगाने से वो और गहरे हो जाता है। झेलना सीख। केल ने फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन अब गर्माहट के साथ एक भारीपन आ गया था, जैसे कोई पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। बेटा। धर्म की आवाज फिर आई, और इस बार उसके साथ एक तस्वीर थी, उसके पिता का चेहरा, अकेले खड़े हुए खेत के बीच, जहां से उनका बेटा हमेशा के लिए निकल गया था। केल ने दांत पीस लिए। मैं उनके लिए ही जा रहा हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज कमजोर थी, क्योंकि एक और आवाज उसके भीतर फुसफुसा रही थी, तू उन्हें छोड़ कर जा रहा है, हर कदम दूर ले जाएगा, वापस आने का रास्ता ढूंढना मुश्किल होता जाएगा। केल का चेहरा पसीने से तर था, उसके हाथ कांप रहे थे। विधान ने यह सब देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई सांत्वना नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं। वे बस बैठे रहे, लेकिन उनके सफेद चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी पुराने ज़ख्म को पहचान रहे हों। केल की कोशिश जारी रही। वह गर्माहट को अपनी नस में खींचना चाहता था, लेकिन हर बार धर्म की आवाज उसे तोड़ देती। मैं वापस आऊंगा, पिताजी, उसने फुसफुसाया, लेकिन शब्द अटक गए, क्योंकि सच तो यह था कि वह खुद नहीं जानता था कि वह कब लौटेगा, और क्या उस समय तक उसके पिता जीवित भी होंगे। तभी विधान ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे खुद से बात कर रहे हों। सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं जो शैरा को तोड़ता है। सबसे खतरनाक दर्द वो है जो तुझे कहने लगता है कि वापस जाने का कोई मतलब नहीं। केल ने आंखें खोल दी। इस बार विधान ने मना नहीं किया। बूढ़े गुरु की आंखों में कुछ था, एक पीड़ा, एक खालीपन, जैसे वे खुद कभी किसी ऐसे रास्ते पर चले थे जहां से लौटना नामुमकिन हो गया था। गुरुजी, आपने भी किसी को छोड़ा था? केल ने पूछा। विधान मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान दर्द भरी थी। ये कहानी किसी और दिन, पहले अपनी शुरुआत कर। केल ने फिर से आंखें बंद कर ली। इस बार उसने धर्म की आवाज को दूर करने की कोशिश नहीं की, उसने उसे अपने अंदर आने दिया। बेटा, तू वापस आएगा ना? हाँ, वह आएगा, लेकिन पहले उसे कुछ बनना था, कुछ ऐसा कि वह अपने पिता को गर्व से देख सके और खुद को माफ कर सके। उसने गर्माहट को फिर से महसूस किया, और इस बार बिना झिझक के उसे अपनी नस की तरफ खींच लिया। दर्द तेज हुआ, उसकी नाक से खून टपकने लगा, उसके हाथ की उंगलियां सुन्न हो गईं, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। और फिर बहुत धीरे से उसे महसूस हुआ कि उसकी नस में कुछ प्रवेश कर गया है, बहुत छोटा, बहुत कमजोर, एक धागे जितना पतला, लेकिन वह था। केल ने अपनी हथेली खोली। हथेली पर खून था, और उस खून के बीच एक अदृश्य सी चमक, एसेंस की पहली बूंद, इतनी कम कि कोई लेवल एक कल्टीवेटर भी हंस दे। लेकिन केल के लिए वह अंधेरे आसमान का पहला तारा था। वह इतना थक गया था कि खड़ा नहीं हो सकता था। उसके हाथ कांप रहे थे, नाक से खून बह रहा था, और सिर में ऐसा दर्द था जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। लेकिन वह हंसा, एक कमजोर, थकी हुई हंसी। मिला, उसने कहा। एक धगा, एक चिंगारी। विधान ने उसकी ओर देखा। उनकी सफेद आंखों में पहली बार कुछ गीला था। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया ताकि केल न देख सके। बस इतना ही काफी है आज के लिए, विधान ने कहा। जा, आराम कर। केल ने अपनी हथेली को बंद किया, जैसे वह चिंगारी को कहीं खो न दे। फिर वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा।
रास्ते में उसने एक बार फिर से उस लड़की का चेहरा देखा। आन्या वह पहाड़ी पर खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। इंतजार करूंगी, केल। वापस आना। केल ने दीवार के सहारे अपना सिर टिका दिया। थकान इतनी थी कि उसकी पलकें बंद हो रही थी। लेकिन बेहोशी से पहले उसने फुसफुसाया, मैं वापस आऊंगा। वह नहीं जानता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने यह नहीं कहा तो वह कभी उठ नहीं पाएगा। विधान अकेले आंगन में बैठे रहे। उन्होंने अपनी हथेली देखी, उसी हथेली से जिससे उन्होंने कभी किसी और को एसेंस दी थी। बहुत पुरानी बात थी, उस समय की, जब वे जवान थे और उनका एक शिष्य था जो कभी वापस नहीं लौटा। क्या तू वापस आएगा, केल? विधान ने अंधेरे से पूछा। या तू भी उन जैसा हो जाएगा जो अपना घर भूल जाते हैं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा का झोंका जो मंदिर की घंटी को हिला गया। विधान ने आंखें बंद कर ली। मैं तेरी राह नहीं रोकूंगा, लेकिन तेरी वापसी की दुआ जरूर करूंगा। 1 महीना बीत गया था। केल की हथेली में वह पहली चिंगारी अब एक स्थिर लौ बन चुकी थी, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, लेकिन जलती रहने वाली। विधान ने उसे लेवल 1 एसेंस टच का नाम दिया था। अब तू एसेंस को महसूस कर सकता है, विधान ने कहा था। लेकिन ये शुरुआत है। अभी तू कुछ नहीं तोड़ सकता, कुछ नहीं बना सकता, सिर्फ देख सकता है। केल ने अपनी हथेली देखी। उसे लगा कि वह और कर सकता है, शायद अपने गांव की रक्षा कर सकता है। उसने विधान से पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब अपने घर वापस जा सकता हूँ? विधान ने उसकी ओर देखा, वही सफेद आंखें, वही खालीपन। जा सकता है, लेकिन क्या तू कुछ बादल पाएगा? केल ने उत्तर नहीं दिया। वह पहले ही अपना बस्ता बांध चुका था। डस्टवेल की ओर। रास्ता अब पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। जब वह गया था तो वह एक डरा हुआ बच्चा था। अब वह लेवल 1 का कल्टीवेटर था, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब आया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एसेंस की धारा, जो पहले कमजोर थी, अब लगभग सूख चुकी थी। वह रुका, जमीन पर हाथ रखा और विधान द्वारा सिखाई गई विधि से वेफ्ट को महसूस करने की कोशिश की। वेफ्ट वह अदृश्य धागा जो सब कुछ जोड़ता है। विधान ने उसे बताया था कि वेफ्ट टूट सकता है, कमजोर पड़ सकता है। और डस्टवेल के आसपास वेफ्ट पतला हो रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे उसे काट रहा हो। केल का दिल तेज धड़का। वह दौड़ने लगा। गांव जल रहा था, नहीं, जल चुका था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने नीचे देखा। डस्टवेल वहां नहीं था। राख थी, धुआं और कुछ टूटी हुई दीवारें। एसेंस की कोई लहर नहीं, कोई रियल्म बीस्ट नहीं, बस एक सूना गांव, जैसे कभी कोई जीवित था ही नहीं। केल के पैर जमीन से चिपक गए। वह चिल्लाया, पिताजी, आन्या। लेकिन आवाज उसके गले में ही दम तोड़ गई। वह दौड़ता हुआ नीचे गया। राख में उसने वही पुराना चूल्हा देखा, जहां उसकी माँ कभी खाना बनाती थी। उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसके पिता ने बताया था। अब वह चूल्हा टूटा पड़ा था। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई। नीचे कुछ था, एक पीतल का लोटा, पिघला हुआ। उसने पहचान लिया। यह उसका लोटा था, जो उसके पिता ने उसे विदाई के समय दिया था। केल ने लोटे को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से पानी नहीं निकला, वह सूखा था अंदर से। पहली मौत। वह नहीं जानता था कि कितनी देर तक वह राख में बैठा रहा। फिर उसने देखा दूर,
खेत के कोने पर एक शरीर पड़ा था, जला हुआ लेकिन पहचानने लायक। धर्म। केल ने धीरे धीरे उसके पास जाकर घुटने टेक दिए। उसके पिता की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके हाथ में वह पुराना खुरपी था जिससे वह खेत जोतते थे। मरते दम तक वह अपने खेत की रक्षा कर रहे थे। केल ने उनका हाथ छुआ। ठंडा, बहुत ठंडा। पिताजी, मैं वापस आ गया, उसने फुसफुसाया। लेकिन मैं देर से आया। कोई जवाब नहीं। हवा सिर्फ राख उड़ा रही थी। केल ने अपने पिता की ठंडी हथेली को अपने माथे से लगाया। उसके अंदर वह आवाज फिर आई जो आवाज उसने महीनों पहले सुनी थी। बेटा, तू वापस आएगा ना? उसने आंखें बंद कर ली। आया, पिताजी। लेकिन अब क्या फायदा? आन्या का निशान। वह अपने पिता का शव ढोकर गांव के बीच ले गया। वहां पहले से ही दूसरे शरीर पड़े थे। पड़ोसी, दुकानदार, वह बूढ़ी औरत जो उसे रोटी देती थी, सब जल चुके थे। लेकिन आन्या नहीं मिली। केल ने हर टूटी दीवार के पीछे देखा, हर जली झाड़ी को छाना। कोई निशान नहीं। उसे एक पल को लगा कि शायद वह बच गई, शायद वह भाग गई, कहीं और चली गई। फिर उसने एक पेड़ के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा देखा, नीला, जैसे आन्या उस दिन पहने थी जब वह गया था। कपड़े पर खून था, सूखा हुआ। केल ने उस कपड़े को उठाया और अपनी कमर में बांध लिया, उसी जगह जहां उसका चाकू था। तू जिंदा है या नहीं, आन्या? मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तू जिंदा है तो मैं तुझे ढूंढूंगा। अगर नहीं, उसकी आवाज टूट गई, तो मैं उन्हें ढूंढूंगा जिसने ये किया। विधान की सच्चाई। केल उसी रात मंदिर वापस लौटा। उसके कपड़े जले हुए थे, उसके हाथों पर छाले थे, और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आंख थी। विधान ने उसे देखा और कुछ नहीं पूछा। उन्हें पता था। गुरुजी, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, केल ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे अंदर की हर भावना मर चुकी हो। आपको पता था कि डस्टवेल के आसपास वेफ्ट कमजोर हो रहा है। फिर भी आपने मुझे रोक क्यों नहीं? विधान ने अपना सिर झुका लिया। क्योंकि मैं रोकता तो तू कभी खुद नहीं सीखता। और अगर मैं तुझे पहले ही बता देता तो तू अपनी ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाता और तब भी देर से पहुंचता, जैसे अब पहुंचा है। केल के हाथ कांपने लगे। तू आपने मुझे अपने पिताजी को मरते देखने दिया? मैंने तुझे ये देखने दिया कि दुनिया कितनी खतरनाक है, विधान ने कहा। और ये कि अभी तू कितना कमजोर है। केल ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। धूल उड़ी, लेकिन उसकी मुट्ठी में कोई एसेंस नहीं थी, सिर्फ दर्द। तो मैं क्या करूं, गुरुजी? वापस जाऊं और उनके साथ मार जाऊं? या यहां रहकर स्ट्रांग बनूं? विधान ने आंखें उठाईं। तू ऑलरेडी स्ट्रांग है, केल, इतना स्ट्रांग कि तू अपना दर्द उठा सकता है। लेकिन तेरे दुश्मन स्ट्रांग है। और मैं तुझे बता भी दूं कि वो कौन है, तो भी तू उन्हें नहीं हरा सकता। अभी नहीं। तो मैं यहां रहकर और सीखूं? हाँ। लेकिन इस बार तू अपने पिताजी की याद के साथ सीखेगा। और आन्या की, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। अगली सुबह केल ने उस रात अपने पिता के लिए एक छोटा सा टीला बनाया, मंदिर के पीछे, जहां सूरज सबसे पहले पड़ता था। उस टीले पर उसने वह पुराना लोटा रख दिया। पिताजी, मैं अभी नहीं आ रहा। पहले स्ट्रांग बनना है। फिर वापस आऊंगा, इस बार सच में। वह उठा और विधान के पास गया। गुरुजी, अगला लेवल सिखाइए। लेवल 2, एसेंस पुल।
मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। विधान ने उसकी आंखों में देखा, अब डर नहीं था, सिर्फ जलन थी। एक ऐसी जलन जो उसे रातों रात नहीं, बल्कि हजारों सालों तक जलाती रहेगी। ठीक है, लेकिन पहले ये समझ, एसेंस पुल का मतलब सिर्फ एनर्जी खींचना नहीं है। इसका मतलब है अपने दर्द को भी खींचना, अपने गुस्से को भी, और उसे हथियार बनाना। केल ने अपनी हथेली खोली, उसी हथेली में जहां पहली चिंगारी जली थी। अब वह चिंगारी बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी जगह एक खालीपन था जो अब केवल खाली नहीं था, वह बदला लेने के लिए तैयार था।